Hi, good evening, Dilip, Shargam. Good evening, good evening. Uh, Everyone, good evening. Ria, chalo. Okay, so what we will be reading today, as I said in the yesterday's class, हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? चलो. So, hello everyone, good evening, and let's start the class. Gravitation start करते हैं, ठीक है? So, आप सब ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन को थोड़ा बहुत. उन्नति, वेरी गुड इवनिंग. एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम. सो चलो एक राइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है. डन. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते कैसे हैं, सो फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, वेक्टोरियली कैसे ऐड करेंगे चीजों को एंड ऑल. सो वी विल गोइंग टू डी अहेड. अभी बहुत टाइम है हमारे पास. एंड नेक्स्ट वी विल सी कि केपलर थे जिन्होंने लॉस दिया था रिगार्डिंग प्लेनेटरी मोशन, उसको भी काफी डीप में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन भी है. सो दिस थिंग. एंड देन वी विल, जब हम लोग ग्रेविटेशन खत्म करने वाले होंगे तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉरी, उससे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो उन्होंने ग्रेविटेशन में दिया, वो सारी चीजें, जी का कैलकुलेशन एंड ऑल एवरीथिंग वी विल गो थ्रू. और फाइनली जब चैप्टर खत्म होगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सैटेलाइट्स को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि उनको ऑर्बिट में प्लेस कैसे किया जाता है, वो कैसे चलते हैं, उनकी एनर्जीज क्या होती है. सो ये सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है? सो चलो उससे पहले ना हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. डन. सो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा एक एक्सपीरियंस है, वो अभी भी सराउंडिंग में तुम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, कि जब भी हम कोई भी चीज को फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो नॉर्मल स्पीड से फेंकते हैं, तो क्या होता है? वो कहीं और नहीं जाता, वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाता है ना? ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है. जैसे यहाँ पे देखो, ये पर्सन जो है ये फुटबॉल को ऊपर फेंक रहा है. व्हाट विल हैपन? वाओ, कितना अच्छा गोल हुआ. देखो ये, फिर भी वो ऊपर सर्टेन हाइट पर जाकर वो वापस से कहाँ चला गया? नीचे. यानी कि एवरीथिंग दैट वी आर थ्रोइंग अप हैज अ टेंडेंसी टू गो डाउन. ये सबको पता होगा, है ना? ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमने देखे. जैसे यहाँ पे इस पर्सन को देखो, ये पर्सन अप द इंक्लाइन जाना चाह रहा है. इनिशियली देखो, जब ये एफर्ट नहीं लगाएगा, जब ये पेडलिंग नहीं कर रहा, साइकिलिंग नहीं कर रहा, तो ये साइकिल देखो नीचे की तरफ जाने का इसका टेंडेंसी है. अगर इसको ऊपर जाना है तो काम करना पड़ेगा, है ना? नेचुरली वो किधर जाएगा? नीचे. वो स्लिप करके नीचे चलता जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है. यानी कि अर्थ के पास एक टेंडेंसी है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है. अगर ये पर्सन अर्थ से थोड़ा हाइट पे जाना चाहेगा तो वो अर्थ उसको क्या करेगी? नीचे की तरफ खींचेगी. दिस आर जनरल ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर कोई पर्सन इंक्लाइन प्लेन के टॉप से कुछ भी नहीं करेगा, वो सिंपली खुद को बस अलाउ करता है अर्थ के इफेक्ट में गिरने के लिए, तो वो गिरता जाएगा विदाउट डूइंग एनी वर्क, है ना? वो कोई काम नहीं पर्सन कर रहा या कर रही, वो अपने आप गिर रही है. क्यों? क्योंकि अर्थ उसको बुला रहे है ना? अर्थ इज कॉलिंग कि चलो आ जाओ. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अर्थ. वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करता है? बुलाता है, खींचता है, फोर्स लगाता है, ठीक है? सो ये सारी चीजें हैं. अब देखो बारिश भी होती है, जब क्लाउड कंडेंस होता है, तो ग्रेविटी कितना खूबसूरत है ना. अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हमें बारिश नहीं मिलता. सोचो, वो बूंदे जो नीचे आती है, अगर वो कहीं ऊपर चला जाता, कितने दुखी होते ना हम सब. तो बारिश देखो, ये बूंदे नीचे आ रही है, एंड इसको भी कौन बुला रहा है? अर्थ. डन. यानी कि हम सब साथ मिलके उसको बुला रहे हैं, नीचे आ जाओ.
सो दिस रेन फिनोमेना कितना खूबसूरत है ना नेचर। सो नेचर में जो भी चीजें है ना काफी बैलेंस्ड और बहुत खूबसूरत है। डन। अब ग्रेविटी के बारे में, जैसे क्या होता है, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को अगर तुम बहुत ही गौर से देखोगे ना, सो दिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। जब हम नेचर में होते हैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और जब उस ऑब्जर्वेशन को लेबोरेटरी में पहुंचाते हैं, लेकर जाते हैं, उस पर स्टडी करने लगते हैं, तो वो फिजिक्स हो जाता है। ठीक है। सो नेचर की स्टडी ही फिजिक्स है। अब क्या हुआ, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो भी चीज ऊपर फेंको वो नीचे ही आता है। सबने सोचा यार कुछ तो है, सभी लोग स्टडी करने में लग गए। तो सबसे पहले जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा और कुछ बताया लोगों को, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल के बाद, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो गैलीलियो थे। और इन्होंने क्या बोला, ही रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑल बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, उसके मास कितने हो डजंट मैटर, आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मास ये 10 kg का हो या ये 0.5 ग्राम का हो, डजंट मैटर। उनका कहना ये था कि ये सारी मासेस अर्थ की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएंगी। ठीक है। और वो अब हम जानते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना था, है ना, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के क्लोज सरफेस पे, है ना, अर्थ के क्लोज सराउंडिंग में, सॉरी। सो ये गैलीलियो ने बहुत पहले बोला, 1564 और 1642 के बीच में, कि मास चाहे जो भी हो, सबका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ विल बी सेम। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने चीजों को स्टडी किया, उनमें से एक नाम इनका भी है, क्लॉडियस टॉल्मी का है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, सेंट्रिक का मतलब क्या होता है सेंटर। इन्होंने ये बोला कि ठीक है, अर्थ पे कुछ भी फेंको अर्थ की तरफ आता है, दैट इज डन। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्या वो कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे से। तो उन्होंने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पे है, और उस सेंटर के अराउंड सारी चीजें क्या हो रही है, घूम रही है। जैसे उन्होंने ऐसा बताया कि अर्थ क्या है, अर्थ को ले लिया उन्होंने सेंटर पे, और बोला कि जो भी प्लैनेट्स है, whatever is there in the universe, everything is just going round and round of the earth। तो उन्होंने अर्थ को ही सबसे लाइक महान कह दिया कि चलो ये सेंटर पे रहेगा और सब इसके चारों तरफ जा रहे, है ना, जो कि बाद में गलत प्रूव हुआ। लेकिन अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ अ स्टडी। इसको इन्होंने ये बताया, इन चीजों को भी लोग हेल्प लेकर आगे और पढ़ते गए और चीजों को और सही सही कलेक्ट करते गए, है ना। एवरी स्टेप काउंट्स, तो ये भी काउंट हुआ, डेफिनेटली हुआ, दो गलत है बट स्टेप। उसके बाद आए हमारे आर्यभट्ट। सोचो इतने साल पहले उन्होंने ये बता दिया था, इन 5th century AD। दैट इज व्हाई इंडिया इज ग्रेट, यू नो। हीलियोसेंट्रिक मॉडल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ सेंटर पे नहीं है, इन्होंने कहा कि सन सेंटर पे है, जो कि ट्रू है ना, अभी भी हम यही कहते हैं, सन सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स जो है वो इसके अराउंड घूम रहे हैं। डन। सो एक्चुअली ही वाज वेरी इंसाइटफुल, आई मस्ट से, कि इनकी दृष्टि काफी दूर की थी यार। इन्होंने पहले बता दिया कि नहीं, अर्थ नहीं है सेंटर पे, कौन सेंटर पे है, सन है, और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जा रहे हैं। आर्यभट्ट की ही ऑब्जर्वेशन को और स्टडी किया कोपरनिकस ने, ये भी, इन्होंने भी हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया और उसके बारे में और भी चीजें स्टडीज की। ठीक है। सो ही वाज लाइक दैट। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों के बाद, और उन्होंने कहा, टाइको ब्राहे, उन्होंने कहा कि अगेन जियोसेंट्रिक मॉडल पे उन्होंने बात करनी शुरू की फिर से। और उनका कहना ये था कि सन के अराउंड, सन जो है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स जा रहे हैं एक्सेप्ट अर्थ। अर्थ को छोड़कर सारे प्लैनेट सन के अराउंड है, और ये जो सन है वो अर्थ के अराउंड है। समझ रहे हो, मतलब सन अर्थ के अराउंड जा रहा है गोल गोल, और इस सन को सेंटर मानकर और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूम रहे हैं, कुछ ऐसा। तो उनका मॉडल कुछ ऐसा था। डन। उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है,
बहुत सारे प्लैनेट सन के अराउंड जा रहे हैं, बट अर्थ की केस में ऑपोजिट है, सन अर्थ के अराउंड जा रहा है। ठीक, मतलब बहुत लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि अर्थ सन के अराउंड जा रहा है ना। तो उन्होंने इन दोनों को मिक्स किया। देन उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस किए, लिखा एंड ऑल। उसके बाद उनकी जो भी स्टडीज हुई ना, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली चीजों को रीड किया। उनके स्टडीज को एक जगह कंपाइल करने का काम किसने किया? उनके स्टूडेंट ने, जिनका नाम केपलर था। डन। सो उनके लॉस को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जितने सारे लोगों ने गलतियां की ना, सबको इकट्ठा करके सबने स्टडीज की, फिर सब चीज को करेक्ट किया गया और फाइनली एक करेक्टेड फॉर्म हमें पढ़ने को मिला, एंड दैट वी विल स्टडी नाउ। ठीक है, लेकिन एवरी स्टेप काउंट एज आई से, तो सबकी स्टडीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस था, है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड केपलर्स लॉज एंड अर्थ ग्रेविटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है और मोशन कैसे होता है, क्या होता है, दैट वी विल स्टडी नाउ। डेफिनेटली हमारे स्टडी में फोकस किस पे करेंगे हम लोग? अर्थ पे और सन ज्यादा, और मोस्टली अर्थ पे करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, सबसे पहले हम लोग केपलर्स के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन के लॉ को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक टर्म मिलेगा, उसको देखेंगे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ को स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में वी विल फोकस प्राइमरीली ऑन केपलर्स लॉज। ओके, एनी डाउट एनीवन सो फार? केपलर्स लॉ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? तुम लोग बोल सकते हो, लाइक मैसेज कर सकते हो। ओके, नो, चलो थोड़े एक्टिव रहो सभी लोग। लेक्चर की तरह नहीं सुनना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अभी तुम लोग के पास काफी अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने का, सो गो फॉर दिस के प्लस लॉस। ठीक है, ओके कृष्णा, चलो जॉन केपलर। ओके दिलीप, इन्होंने कितने लॉस दिए? ये ये तुम्हें हर जगह पूछता है। सो 3 लॉस दिए। पहला लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एरियाज। और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स। तो कोई तुमसे पूछेगा केपलर के लॉ को एक्सप्लेन करो, सबसे पहले बोलोगे केपलर ने 3 लॉस दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने क्या बताया? उसमें उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जाता है, ये तो फैक्ट है अभी। ठीक है, ये सत्य है, सत्य यही है कि अर्थ सन के अराउंड जाता है। लेकिन बात ये है कि किस तरह के ट्रेजेक्ट्री में जाता है, उसका से जिस रास्ते में जा रहा है उसका से क्या है। तो उन्होंने उस चीज को क्लब किया किसमें? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में। उन्होंने बताया कि जो पाथ ट्रेवर्स होता है वो एलिप्टिकल होता है, दैट विल बी सी लेटर। और लॉ ऑफ एरियाज एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको रीड करेंगे। और लॉ ऑफ पीरियड, अर्थ सन के अराउंड जब जाता है तो उसका टाइम पीरियड किस चीज पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, दैट वी विल सी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो उन्होंने क्या बोला? ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएट। जैसे उन्होंने कहा कि सारे जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड किस में जा रहा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है। और तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, नहीं भी हो, जो भी, डजेंट मैटर, हम ट्रेजेक्ट्री तो जानते हैं। एलिप्स कैसा दिखता है? एलिप्स ऐसा दिखता है ना। सर्कल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। दोनों का ही सेंटर होता है, इसके पास 2 सेंटर होता है। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बाद में कंप्लेन मत करना कि मैंने बताया नहीं। मैं देखो एक एक चीज स्टार्ट से बता रही हूँ। ठीक है, एलिप्स में 2 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? 2, 1। और इन 2 सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, सो एलिप्स के पास 2 फोकस होंगे, इसको F1 बुला लो, F2। सो इन दोनों फोकस को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होता है ना, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये सब टर्म्स याद रखना, जिसको नहीं पता है वो लोग। ठीक है, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चंस में मिलेगा तो तुम लोग ये मत सोचना कि कहाँ से ही आ गया। दिस इज मेजर एक्सिस।
ठीक है, और इसको बाइसेक्ट करता हुआ जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इसको क्या बुलाएंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, सो ये जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड किस में जाएगा, एलिप्स में जाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा। एलिप्स कैसा दिखता है, ऐसा। इसमें क्या क्या टर्म्स होंगे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, दो फोकस होता है, एक यहाँ दिख रहा है दूसरा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, दिस इज इनफ। अब देखो प्लैनेट्स जब सन के अराउंड जा रहा है तो सन है कहाँ, सन एलिप्स के कोई एक फोकस पे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। वन ऑफ द फोकाई क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें दो फोकस होते हैं। ठीक, सो किसी एक फोकस पे, सपोज यहाँ पे सन है, एक फोकस पे सन होगा और प्लैनेट इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो कभी प्लैनेट सन के पास होगा, कभी प्लैनेट सन से दूर होगा। इसलिए तो कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है। गर्मी कब होगा, जब सपोज करो अर्थ है, अर्थ जब सन के पास होगा तो क्या होगा, गर्मी। और अर्थ जब, सपोज करो यहाँ अर्थ था, यहाँ, तो अर्थ जब यहाँ है सन से काफी पास है ना, बहुत गर्मी होगी, वो मई का मंथ हो जाएगा। और जब अर्थ, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअस मोशन में है अराउंड सन, वो चला 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 यहाँ पहुंच गया, ठंडी बढ़ गई ना, क्योंकि सन से वो दूर हो गया। अब यहाँ से जो लाइट पहुंच रही है सन से अर्थ तक, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो उतना इंटेंस लाइट नहीं पहुंचेगा, है ना, तो ठंडी मिलेगी। इस तरह से चेंज ऑफ सीजन होता है। डन। तो जो भी स्टडीज किया गया होगा ना, काफी सोच, क्योंकि देखो प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं जा सकता, क्योंकि सर्कल में जाएगा तो प्लैनेट और सन की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो फिर ये वेदर चेंज कैसे हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीजों को स्टडी किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है। डन, चलो इतना काफी है अभी के लिए। और कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा तुम लोगों को। क्या है ये पी क्या है, प्लैनेट है, और ये क्या है, जो ऑरेंज सा ब्लेजिंग एक चीज दिख रहा है, वो क्या है, सन है। सो ये प्लैनेट सन के अराउंड किस चीज में जा रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है। इस इलिप्स का एक फोकस ये दिख रहा है, दूसरा फोकस कहीं यहाँ होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा तुम्हारा, ये माइनर एक्सिस होगा, ये मेजर एक्सिस है। Sorry, this bigger one is what, this is major axis and this one is what, minor axis. ठीक है, so sun will be at one of the focus and planet will go round and round like this. चलो अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले हमने पहले डायग्राम में क्या देखा, पहले डायग्राम में हमने सिर्फ देखा कि जो प्लैनेट था वो कैसे जा रहा था, दूसरे फोकस को सीन में नहीं लाया गया है, प्लैनेट को ऐसे जाता हुआ दिखा रहा है। दूसरे डायग्राम में क्या है, दूसरे फोकस को भी सीन में दिखा रहा है। तो देखो ध्यान से, ये F2 है, ये F1 है, F1 पे सन है, सो P प्लैनेट इज गोइंग ऑन लाइक एंड लाइक दिस। ये F2 बनाने का यहाँ पर्पस क्या है, PF1 और PF2 का एक रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है, जब PF1 बढ़ रहा है तो PF2 घट रहा है, देख रहे हो ना। और जब तुम्हारा PF2 बढ़ रहा है तो PF1 घट रहा है ना। इस दोनों में बैलेंस है, और इन दोनों में बैलेंस कैसा है, PF1 प्लस PF2 क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि आगे चल के जब तुम लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ना, सच थिंग्स विल काउंट। डन। सो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, समझ रहे हो, एक फोकस पे सन है PF1 और दूसरा फोकस भी होगा PF2। PF1 प्लस PF2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सच दैट दोनों का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो कीप दिस इन माइंड आल्सो नाउ। सो अब ये तुम्हारा क्या है, यही है ना तुम्हारा मेजर एक्सिस। डन, दिस इज मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, और टर्म्स क्या क्या होते हैं, एक टर्म तुम्हें मिलेगा, इसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, एंड एक होता है एपोजी। इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो, जब तुम्हारा प्लैनेट सन से सबसे पास है, प्लैनेट सन से कब सबसे पास कब होगा, यहाँ पे T पॉइंट पे, है ना। ये जो प्लैनेट है वो सन से सबसे क्लोज कब है, T पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे, एपोजी। ठीक है, और प्लैनेट सन से सबसे दूर कहाँ होगा, यहाँ। ये डिस्टेंस सबसे क्या होगा, दूर होगा।
समझ रहे हो? सो इस पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे? पेरिजी। डन, समझ गए? दो टर्म्स और याद रखना है, एपोजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे सकता है कि पेरिजी का डिस्टेंस ये है फोकस से, एपोजी का डिस्टेंस ये है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ बताओ, एंड बहुत सारी चीजों में ये यूज आएगा, ठीक है? सो इन दोनों टर्म्स को क्या रखना, याद में रखना। चलो, सो फर्स्ट लॉ इज क्लियर, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एरिया। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। फर्स्ट लॉ में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? सारे टर्म्स को किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। कम ऑन। ओके कृष्णा, यस सर, नहीं मैडम, दिलीप, ओके। उन्नति, क्वेश्चन बता, ये डाउट बताओ क्या है। रिया, ठीक है। उन्नति, यू रेज्ड योर हैंड, कोई क्वेश्चन है? व्हाट इज द यूज ऑफ ओ इन डायग्राम? ओ का कोई यूज नहीं है डायग्राम में, लेकिन ओ का यूज ये होगा कि ये ओरिजिन की तरह ट्रीट कर होगा, आएगा, ठीक है? ओरिजिन की तरह ट्रीट करने का मतलब, जैसे तुम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो तो ऐसे करते हो ना, इसको ओरिजिन मानते हो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, कहीं भी डिस्टेंस मेजर करना है, कहाँ से मेजर करते हो, ओरिजिन से। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एलिप्स है ना, उसका ये ओरिजिन है, ठीक है? यहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज इट हैज नो सिग्निफिकेंस, ठीक है? सिर्फ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, नथिंग एल्स, ठीक है? ओके, चलो डन। अब आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत दफा आया है, बहुत बार आया है। डन। सो द लाइन दैट जॉइंस any planet to the sun sweeps equal areas in equal interval of time। कहने का मतलब कि अगर तुमने टाइम इंटरवल को फिक्स कर दिया, सपोज मैं चेक करना चाहती हूँ, टाइम इंटरवल को मैंने फिक्स कर दिया सम 2 मंथ, ठीक है? 2 मंथ, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड जाने में टोटल कितने दिन लगते हैं, 365 366 एज, कुछ ऐसा, ठीक है? तो मैंने टाइम इंटरवल कितना ले लिया, 2 मंथ का ले लिया। अब देखो 2 मंथ में, ये 2 मंथ कौन सा हो सकता है, मई जून हो सकता है, अक्टूबर नवंबर हो सकता है, जनवरी फरवरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैंने टाइम इंटरवल 2 मंथ लिया, तो वो मंथ चाहे जो भी हो, डजेंट मैटर, इस टाइम में जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। अब देखो डायग्राम से देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये है सन, अर्थ, सपोज कर लो, ये जो घूम रहा है ना, ये अर्थ है, और ये किसके अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। हमने डेल्टा टी को फिक्स किया है, तो देखो एक बार डेल्टा टी में वो इतना एरिया, यहाँ से यहाँ, ये सारे जो पास्ट एरियाज दिख रहे हैं ना, ये सारे एरियाज डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज समझ रहे हो, जैसे ये एरिया है, ये सम एरिया है, ये सम एरिया है, ये सम एरिया है, ये कुछ है, ये कुछ है। अब सपोज करो ये सारे एरियाज जो हैं छोटे छोटे, वो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवर्स कर रहा है, मींस यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो भी डेल्टा टी है, यहाँ से यहाँ डेल्टा टी, सिमिलरली यहाँ से यहाँ डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल को हमने फिक्स कर दिया तो ये सारे एरियाज का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि A1 और A2 को क्या होना चाहिए, सेम। सो इफ टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी, then in delta t it will sweep equal area no matter from where it is starting, यहां से स्टार्ट करे या यहां से, वो डेल्टा टी टाइम में क्या करेगा, इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा, एंड दैट इज लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है? सो हियर A1 शुड बी इक्वल टू A2 इफ टाइम इंटरवल इज सेम, ठीक है? सो ये सारे एरिया जो भी दिख रहे हैं ना, if all is getting covered in delta t time, then all these past areas are equal to each other, ठीक है? इसमें से दो को हमने लिया A1 A2, अगर ये A3 है, ये A4 है, तो A3 A4 भी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, ये A3 A4 इक्वल, ठीक है? सो दिस इज लॉ ऑफ एरिया। डन। कहने का मतलब कि
प्लीज रिपीट. ओके डन. श्योर आई विल रिपीट. नो इश्यूज. चलो मैं यहाँ से हटाती हूँ. अब देखो कहने का क्या मतलब है ना कि पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज कर लो ये तुम्हारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, ठीक है. मेरा अर्थ कहाँ था? यहाँ था, यहाँ, ठीक है. और एक समय में अर्थ यहाँ था. डन. मैंने दो स्नैपशॉट लिया अर्थ का, एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था. डन. मैंने क्या किया, मैंने अर्थ को दोनों ही टाइम पे, दोनों ही इंस्टेंस पे क्या किया, अर्थ को डेल्टा टी टाइम दिया चलने के लिए. मीन्स मैं अर्थ को स्टडी करूंगी डेल्टा टी टाइम के लिए. तो डेल्टा टी टाइम में अर्थ यहां से चलकर यहां तक पहुंचा, ठीक है. तो सपोज कर लो अर्थ यहाँ आ गया, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. यहां से भी जब मैं अर्थ को, जब मैं यहाँ, जब अर्थ था तब मैं ऑब्जर्व कर रही थी, उस समय भी मैंने इसको डेल्टा टी टाइम ही दिया और ये चल के यहाँ तक पहुंच गया डेल्टा टी टाइम में. सो दोनों ही केस में मैंने अर्थ को कितना टाइम दिया? डेल्टा टी चलने के लिए. सो वो यहाँ से यहाँ चला. अब अर्थ इनिशियली इस केस में यहाँ था, फाइनली यहाँ है. इन दोनों पॉइंट को सन के सेंटर से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो. तो कुछ एरिया कवर किया, है ना. सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे अर्थ था, सन से इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे अर्थ पहुंचा, ज्वाइन किया. अगेन इस डेल्टा टी टाइम में वो कितना एरिया कवर किया? इतना. तो मैंने दोनों ही इंस्टेंस पे अर्थ को कितना टाइम दिया है? इक्वल टाइम दिया है. इसका मतलब कि ये एरिया का जो वैल्यू होगा, सपोज A1 है, ये A2 है, तो A1 शुड बी इक्वल टू A2. सो द क्वेश्चन इज कि लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन. देखो दिस लाइन इज जॉइनिंग, these lines are joining sun to the planet at different instant, right? So the line that joins any planet to the sun sweeps equal areas in equal interval of time. इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा इलिप्स है, यहाँ सन है, यहाँ प्लैनेट है, और ये है लाइन ज्वाइनिंग. यही है ना लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट. सो दिस लाइन विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि ये लाइन भी क्या होगा? चेंज होगा, है ना. वेक्टोरियली ये लाइन भी, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट टाइम के साथ क्या होगा? वेक्टोरियली चेंज होगा. उसके लेंथ, उसके डायरेक्शंस चेंज होंगे, बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया. यानी कि if this interval is delta t and this interval is delta t, then these two areas are what? Same. Is it clear now, दिलीप और नहीं कृष्णा? अच्छा, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो तो भी करेंगे हम लोग, नो चाप. आगे 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, सो डोंट वरी. तो दिस वाज दिस थिंग, राइट. चलो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं. तो मैथमेटिकली स्टडी करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, एंगुलर मोमेंटम तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई चाप नहीं है. लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना, कि अगर मेरे पास कोई मास m है और ये आगे जा रहा है v स्पीड से, तो इसकी मोमेंटम कितनी होती है? mv होती है. mv, दिस इज मोमेंटम, राइट. एंगुलर मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है. अब सपोज करो मैंने बोला कि इस मास को v वेलोसिटी से जाते हुए मैं देख रही हूँ, और मैं कहाँ खड़ी हूँ? यहाँ. तो मेरे रेस्पेक्ट में बताओ इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो मेरे रेस्पेक्ट में बताना है, मैं ओरिजिन हो जाऊंगी. सो ये हो गया ओरिजिन. अब इसके रेस्पेक्ट में इस मास का क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम तो mv ही रहेगा अगर मैं यहाँ रेस्ट में हूँ तो. डन. सो दिस इज mv इटसेल्फ. एंगुलर मोमेंटम कैसे करते हैं? r क्रॉस mv. r का मतलब पोजीशन ऑफ दैट मास विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. सो यहाँ पे देखो mv का लाइन क्या है? ये है, और इसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये होगा, यही होगा ना. सो दिस इज r क्रॉस mv. डन. टॉर्क अगर निकालना थोड़ा सा भी तुम लोग को पता होगा, तो दिस इज r क्रॉस. सो एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? m r क्रॉस, मतलब r क्रॉस p इज एंगुलर मोमेंटम. p को क्या लिखोगे? mv. सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, m को बाहर ले लिया है, r क्रॉस v.
अगेन हमें वेक्टर टर्म में अभी इतना जाना नहीं, इसमें ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट वोंट कम इनटू अकाउंट मच। तो आर क्या है? रेडियस वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट मास विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे उस पॉइंट से उस मास का पोजीशन वेक्टर। पी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। नाउ पी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दैट वी नो। देन एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज आर क्रॉस पी। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये बस रिवीजन था, ठीक है, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम को अभी यूज करेंगे इसलिए हमने इसको रिवाइज किया। अब देखो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, अब इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे सन था, ठीक है, इनिशियली अर्थ यहाँ था, डेल्टा टी टाइम में अर्थ यहाँ गया, ठीक है। सो डेल्टा टी टाइम में इसी को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये वाले चीज को, ये वाले चीज को, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। डन। सो यहाँ से अगर तुम एक लाइन बनाओगे, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पे अगर तुम ऐसे लाइन बनाओगे तो ये लाइन है ये वाला, ठीक है। सो इफ यू लुक एट इट केयरफुली, अभी इस डायग्राम को मत देखो, इसको मत देखो, इसको देखो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूं ईडस करती हूँ इसको, एस ई ईडस, क्या ये ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? क्योंकि ये वाला जो आर्क होगा, ये आर्क लेंथ अगर डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा है तो ये आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो, जैसे अगर तुम इसके बहुत छोटे इंटरवल की बात करोगे तो छोटा सा जो स्ट्रिप होगा वो कैसा होगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। सो एस ई ई डैश ये एक एरिया है, ये एक ट्रायंगल की तरह भी दिख रहा है ना? अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कर ले कि ये जो आर्क है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, एंड दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट। तो अब देखो, अब मुझे इसका क्या निकालना है? एरिया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा लॉ ऑफ एरिया में? हमने लॉ ऑफ एरिया में क्या पढ़ा कि इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रैवर्स होता है, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट होता है। हमने यही पढ़ा ना कि अगर डेल्टा टी सेम है तो डेल्टा ए क्या होगा? सेम होगा, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज अ कांस्टेंट, राइट? दिस रेट इज कांस्टेंट, इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रैवर्स होगा। डन। सो दिस वी हैव स्टडीड। तो इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, अभी एरिया को निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा? सो हाइट तो ये डॉटेड लाइन, सेकेंड डायग्राम को देखो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रहा है ये हाइट होगा, और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, आर कह सकते हैं इसको। अगर ये वाला स्ट्रिप बहुत छोटा है तो ये आर और ये आर ऑलमोस्ट सेम होगा, है ना? ऑलमोस्ट हाइट के बराबर ही होगा। डन। सो इसको हमने क्या बनाया? हाइट। अब ये हो गया बेस, और ये बेस किसके बराबर होगा? आर्क लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस थिंग क्या लिखेंगे? हाफ इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन इंटू दिस आर्क लेंथ, ठीक है। सो ये अभी हम करने जा रहे हैं। अब देखो क्या क्या होगा। ये तो हमने देखा, फैक्ट था। इफ डेल्टा टी इज टाइम इन विच रेडियस वेक्टर स्वीप्स एन एरिया डेल्टा ए, तो डेल्टा ए को हम कैसे लिखेंगे? हाफ आर क्रॉस वी टू, आर इंटू वी टू, क्रॉस छोड़ दो, आर इंटू वी टी। सपोज ऐसा समझो अभी। अब देखो आर क्या है यहाँ पे? आर यही वाला आर है, पोजीशन वेक्टर है, सिंस ये एक वेक्टर है ना? क्योंकि देखो जैसे अर्थ यहाँ है तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अर्थ यहाँ है तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा है तो ये डायरेक्शन चेंज बहुत थोड़ा हुआ होगा, है ना? तो ये एक आर वेक्टर है, हाफ हाइट इनटू बेस। अब देखो अगर अर्थ की वेलोसिटी यहाँ पे v है और डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस जाएगा? v dt। हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जब अर्थ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों अज्यूम कर रहे? क्योंकि ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है। सो इस आर्क लेंथ का वैल्यू कितना होगा? v डेल्टा टी, है ना? और मैंने इसको इस हाइट के बराबर माना है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसके बराबर। सो v डेल्टा टी, तो बेस कितना हो जाएगा? v डेल्टा टी। इसलिए यहाँ पे v भी एक वेक्टर है, डन। r भी एक वेक्टर है, इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट में जा रहा है, समझ रहे हो? r क्रॉस v डेल्टा टी,
दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ हाइट इनटू बेस। चलो, अच्छा यहां तक समझ में आया सबको या किसी को डाउट है? समझ में आ गया? ओके, कृष्णा, अदर्स, किसी को डाउट नहीं है ना? उन्नति, ओके। चलो, किसी को भी डाउट होगा इन बिटवीन, लेट मी नो। अब आप देखो, 10 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, वही है ना लॉ ऑफ एरिया, ये कांस्टेंट होने चाहिए, तो इसको निकाल के देखते हैं। डेल्टा ए तो इतना आया, बाई डेल्टा टी कर दो। सो अगर इस चीज को तुम डेल्टा टी से डिवाइड करोगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? सो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हाफ आर क्रॉस वी होगा, क्योंकि डेल्टा टी वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा, हाफ आर क्रॉस वी। सो हाफ आर क्रॉस, अब देखो v की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर v की जगह मैंने लिखा एम वी, तो बाई एम, ठीक है, कट जाएगा, फिर से वो v बचेगा, तो एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, p, तो p लिखा हमने यहाँ पे, बाई में m, डन। सो आर क्रॉस p बाई m। अब देखो m को बाहर ले लो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज होता है, मास तो चेंज कर नहीं रहा होगा अर्थ का, वो थ्रू आउट सेम रहेगा। सो हाफ m आर क्रॉस p, आर क्रॉस पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। सो ये टर्म किसके बराबर हुआ, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हाफ एल बाई एम, यानी कि ये एल बाई टू एम के मॉड्यूलस के बराबर होगा डेल्टा ए बाई, चलो यहाँ नहीं लिखती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हमने क्या देखा था, कांस्टेंट है, हमने देखा था ना कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे देखा था। और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू किसके बराबर आया, हाफ एल बाई एम, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू, मॉड्यूलस का मतलब उसका वैल्यू, ठीक है, एल बाई टू एम आया, है ना, डन। सो ये जो यहाँ जो मैंने कांस्टेंट लिखा है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है, एल बाई टू एम के बराबर है। कहने का मतलब कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट, इट मींस एल बाई टू एम इज कांस्टेंट, और एल बाई टू एम में एम तो हमेशा ही कांस्टेंट है, सो एल को भी कांस्टेंट होना होगा, डन। यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सो लॉ ऑफ एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट पे तो ऐसे बोलेंगे कि amount of area traversed by planet in equal interval of time is equal, ठीक है। उसको दूसरे स्टेटमेंट में कैसे बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये हो गया लॉ ऑफ एरिया को दूसरे तरह से कोट करने का तरीका, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट, ये हर जगह लिखा हुआ है, and this constant is equal to L by 2m. So this is also constant, it means angular momentum is conserved, क्योंकि L अगर change नहीं हो रहा है, it means that is conserved, right? So that is all your law of area. Any doubt, anyone? हाँ, एग्जाम्पल आ रहा है, अभी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, चाप मत लो, थर्ड लॉ को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल गिव यू क्वेश्चन, डन। व्हाट, नो? अच्छा, कोई डाउट है इस पे, नो कह रहे हो? ओके, जस्ट नाउ वी विल डू क्वेश्चन, डोंट वरी। नाउ लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब उसका टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है। सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, इसको हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस का टर्म आया, सेमी मतलब मेजर एक्सिस का हाफ। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू सपोज ए है, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज योर लॉ ऑफ पीरियड। अब इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्लैनेट किसके अराउंड जा रहा है, सन के अराउंड जा रहा है, सन एक फोकस पे, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, देन सेमी मेजर एक्सिस, अगर टाइम पीरियड टी है और सेमी मेजर एक्सिस ये होगा,
है ना, क्योंकि ये होल यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस अगेन ये ओरिजिन की तरह ट्रीट होगा, यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड टी किससे प्रोपोर्शनल होगा, टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए का होल क्यूब, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 3/2। दिस इज योर लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। वी विल ट्राई टू प्रूव इट बाय अज्यूमिंग हमारा जो ऑर्बिट है वो कैसा है, सर्कुलर है, उससे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ओनली दिस इज इनफ, ओके। सो दैट वाज योर 3 लॉज, तीनों लॉज हमने पढ़ लिए। फर्स्ट था तुम्हारा लॉ ऑफ पीरियड, ऑर्बिट कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। सेकंड लॉ ऑफ एरिया, delta A by delta T is constant and that constant is L by 2m where L is angular momentum. So second law ये भी कहता है कि angular momentum planet का क्या होगा, conserve होगा. Third law, law of period, time period का square is directly proportional to semi major axis का whole cube, ठीक है. So चलो अब क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास यहाँ. So everyone read the question carefully. Take some 1.5 minute of time or 2 minutes. आराम से पढ़ो और आराम से क्वेश्चन को करो. Now this is your time. अब देखो, अब सेकेंड लॉ जो है ना उसको लगाने का टाइम आ गया, ठीक है. उसको अप्लाई करो एंड थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन. टेक टाइम, थिंक ओवर इट, ठीक है. आई फॉरगॉट कि मेरा स्पीकर ऑफ है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई वाज जस्ट स्पीकिंग. ओके. सो दिलीप का आंसर मिला मुझे, कृष्णा का मिला. कृष्णा तुम्हारे, मैंने तुम्हें बोला कि यू नीड टू रिकंसीडर. दिलीप, क्वाइट एन आंसर आई फील लाइक, ठीक है. और अभी मैं एक चीज तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि सन है यहाँ, प्लैनेट. यस, उन्नति. सो एक बार प्लैनेट हमारा कहाँ है, पेरिजी पे है, एक बार प्लैनेट एपोजी पे है, ठीक है. मुझे ये बताओ प्लैनेट की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, पेरिजी पे या एपोजी पे? स्पीड, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व है. एम वी नहीं कंजर्व है, एम तो हमेशा ही कांस्टेंट है, वी इज नॉट कांस्टेंट. आर एम वी इज कांस्टेंट एंड आर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, v is changing such that rmv is constant. हाँ, a पे क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? कृष्णा, मैं अपना ही क्वेश्चन भूल चुकी हूँ. a पे मैंने क्या पूछा था, a पे स्पीड क्या बोल रहे हो तुम, मैक्सिमम या मिनिमम? यस,
दैट्स गुड। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्विप करेगा। अब तुम सोचो कि मेरा प्लैनेट जो है ना वो पेरिजी पे है, ठीक है, यहाँ पे है एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे वो कहाँ है, एपोजी पे। दोनों ही इंस्टेंट पे मैंने कितना टाइम दिया इनको चलने का, डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा टी में ये यहाँ गया, ये यहाँ। अब देखो ये जो एरिया है यहाँ से ऐसे 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 इतना एरिया कवर किया। अब इतना एरिया कवर करने के लिए एपोजी पे इसको थोड़ा सा ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिस आर इज वेरी स्मॉल ना। डन। सो टू compensate with this area it needs to increase this वाला पार्ट, तभी एरिया इससे क्या होगा, बैलेंस होगा। तो डेल्टा टी टाइम में वो कहां से कहां तक चला, इतना लेंथ चला, और यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में इतना ही लेंथ चल रहा है। यहाँ पे कम चल रहा है, एरिया दोनों सेम है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो ये लेंथ कम चलेगा और यहाँ पे ये लेंथ क्या चलेगा, ज्यादा। सो ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी इज एट एपोजी is greater than velocity at perigee. This is done. अब ये ट्रेंड कैसे होगा, जैसे जैसे वो पेरिजी से एपोजी की तरफ बढ़ेगा उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, एपोजी पे क्या होगा, मैक्स होगा। फिर से वो जब एपोजी से पेरिजी की तरफ जाएगा उसका स्पीड फिर से घटने लगेगा। डन। सो पी पे स्पीड मिनिमम, ए पे स्पीड मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहाँ होगा, ए पे, मिनिमम कहाँ होगा, पी पे। तो यहाँ पे देखो ये एपोजी का पोजीशन है, ए पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, है ना, और सी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सी पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा क्योंकि ये पेरिजी है। और बी कहाँ है, इन दोनों के बीच में, ए से क्लोज है। सो डेफिनेटली बी पे स्पीड ए से कम होगा, सी से ज्यादा होगा। सो स्पीड का और काइनेटिक एनर्जी का पैटर्न क्या होगा, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वी ए will be greater than VB and VB will be greater than VC. So same will be true for what? Kinetic energy, क्योंकि kinetic energy क्या होगा, half mv square, n is constant throughout, right? So kinetic energy at A is greater than kinetic energy at B is greater than kinetic energy at C. So the correct answer will be what? It will be B. Okay. I hope it is clear. किसी को doubt है? Okay, Krishna. Others? Any doubt? ओके, नो डाउट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किया एक्चुअली, ओके डिलीट। एक और क्वेश्चन है, चलो इसको देखो। I've added all variations actually, so let's do this question now. Take again 1.5 minute, read question carefully, और उसके बाद मुझे आंसर्स बताना, ठीक है। महेश, मेंटेन कंटिन्यूटी इन द क्लास प्लीज, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट once twice thrice 4 times 5th time, doesn't matter. सरगम, कैसा जा रहा तुम्हारा? उन्नति, कृष्णा, ये सब लोग गलत गलत आंसर क्यों कर रहे हो, ये बताओ। सब कुछ तो जानते हो तुम लोग। रिया, अच्छा रिया का नाम लिया, रिया का मैसेज भी आ गया, ये बड़ा अच्छा है। नहीं डियर, क्या है, ऑर्बिट। सेकंड लॉ में जाओ, सेकंड लॉ से ही क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ में क्या था, एक तो उसको लिखने का क्या तरीका है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट,
and this is equal to L by 2m, angular momentum. Yes, believe. So ऐसे ले लो एंगुलर मोमेंटम, देखो इसको ना तुम लोग क्लियर कर लो, सन को यहाँ रखो, प्लैनेट को कहीं भी यहाँ रख लो, ठीक है। सपोज कर लो इस टाइम पे प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, डन, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इधर होगा, ठीक है, इसका मास m ले लो, डन। एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली सन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो भी एल तुमने कैलकुलेट किया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया है, सन के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, ये आर है, ठीक है, यस कृष्णा, दिस इज आर क्रॉस एन बी, डन। सो इसके वैल्यू को नियर अबाउट हम क्या कह सकते हैं कि आर एन बी जैसा होगा, होगा ना आर एन बी, डन, यस अभय। सो एल इज कांस्टेंट, हमने क्या पढ़ा, एल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यस रिया। सो एल कांस्टेंट है ना। अब अर्थ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1। सो यहाँ है वो क्लोजेस्ट मतलब एपोजी पे है, यानी कि यहाँ है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कहीं ऐसे होगी, और फारदेस्ट कहाँ है r2, सो यहाँ होगा, डन। इधर वेलोसिटी ले लो इस टाइम पे, सो दिस इज v2, दिस इज v1। अब देखो ये r1 है, ये r2 है, एंगुलर मोमेंटम निकालो r क्रॉस एम बी, देखो r और v के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, r क्रॉस एम बी, r एम बी साइन 90, यस कृष्णा। सो यहाँ पे r1 क्रॉस एम बी वन शुड बी इक्वल टू व्हाट, r2 क्रॉस एम बी टू, क्योंकि दोनों ही जगह पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे r और एम बी के बीच में एंगल दोनों ही जगह क्या है, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि r इस डायरेक्शन में है, mv दिस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। सिमिलरली हियर, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r1 mv1, और ये कितना हो जाएगा, r2 mv2, mm कैंसिल, mass will remain same throughout. Now v1 by v2 is equal to what, r2 by r1. So this is answer, right? और किसी भी जगह पे अगर होगा एपीजी और पेरीजी छोड़कर तो एंगल कुछ और होगा, ठीक है। आर क्रॉस एम बी, आर और एम बी जैसे इसी पॉइंट पे ले लो, एंगल ये दिख रहा है, सो दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है, उसका चाप नहीं लेना है, क्वेश्चंस में सारी चीजें मेंशन होंगी, डन। चलो, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अब आप एक काम करो, 2 मिनट या 1.5 मिनट, जितने टाइम में भी मुझे बताओ आंसर, आई विल वेट, ठीक है। महेश, सरगम, दिलीप, कृष्णा, रिया, उन्नति, एवरीवन। किसका नाम छोड़ा मैंने, किसी का नहीं, अभय। और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं करूंगी नहीं, करना तुम्हें ही, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम कम है तो हमें रस नहीं करना है, वी हैव टू थिंक ओवर द क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू इट, ओके। तो आइदर वे विल वर्क, अभी आंसर बताते हो तो भी बहुत अच्छा। ओके कृष्णा, seems correct. What you did actually, how you solved it, Unnati, yes, Riya, yes, रेट को सेम किया होगा, है ना, यस कृष्णा। क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। सो
एरिया SAB, इसका एरिया, और इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? T1 is time for planet to move from C to D and T2 is time to move from A to B. So अगर A से B जब वो जा रहा है तो रेट ऑफ और एरियल वेलोसिटी उसको कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको एरियल वेलोसिटी भी बुलाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे देखो, इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो एरियल वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, डन। सो जब वो ए से बी जा रहा है तो एरियल वेलोसिटी निकाल लो। ए से बी में एरिया कितना है, ए से बी मैंने ले लिया, ए से बी एरिया कितने टाइम में कवर किया, T2। सो दिस इज एरियल वेलोसिटी। सी से डी एरिया ले लो, एरिया TD, ठीक है। इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगा है, T1। सो एरियल वेलोसिटी ये हुआ। अब एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर दो। अब देखो ये एरिया, ये दोनों एरिया के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। एरिया जो SCD है, सॉरी SCD जो एरिया है इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। यानी कि अगर यहाँ पे इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, टू, चलो एक काम करती हूँ, एरिया SAB बाई T2 विल बी इक्वल टू एरिया SCD को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एरिया SAB बाई T1 करोगे, ठीक है। ये कट गया। अब देखो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, T1 इक्वल टू 2T2। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों का एरिया तो अलग था, फिर मैम ने, तो मैंने एरिया थोड़ी ना इक्वेट किया है, एरिया तो इक्वेट नहीं किया ना, मैंने एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जो कि कांस्टेंट होता है। तो एरियल वेलोसिटी निकाल लो दोनों ही केसेस में, दोनों को इक्वेट कर दो। एरियल वेलोसिटी क्या था, एरिया बाय टाइम। सो सी से डी जाने में जितना एरिया कवर हुआ है, जितना टाइम लगा है, उसको यूज करके एरियल वेलोसिटी निकालो, दोनों ही केस में इक्वेट इट, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज योर आंसर। एवरीवन क्लियर, या किसी को डाउट है? Any doubt? Yes, ma'am. Clear. Okay. Okay, Krishna. No doubt. Digambar. नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास कब होगा, थर्सडे को, ठीक है। सो थर्सडे वी विल डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल। ओके, रिया, अभय, everyone take care of yourself and stay safe, stay healthy, keep enjoying, keep reading, ठीक है। ग्रेविटेशन के इस पार्ट को जरूर तुम लोग रिवाइज करना, कहीं भी क्वेश्चंस मिले तो उसको जरूर करना। उन्नति, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास and for being sincere all throughout. Krishna, thank you. Thank you, Dilip, everyone. Thank you so much. Thank you, and keep reading, keep enjoying. Okay.